नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1908 एंड रूल्स। तो हमने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में देखा था ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, उद्देश्य। हम यहाँ पर जितने भी एक्ट पढ़ेंगे उन सारे एक्ट के हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य होता है, मतलब ये एक्ट क्यों बनाया गया है, इनका रीज़न क्या है बनाने का, इन एक्ट का उद्देश्य क्या है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस यहाँ पर हमें कुछ दी गई है, कुछ टर्म्स है जिनकी डेफिनेशन हमें पता रहना ज़रूरी है, उन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ऑथोरिटीज़ एंड ऑफिसर्स। तो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को रेगुलेट करने के लिए कुछ ऑथोरिटीज़ बनाई गई है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो प्रोहिबिशन मतलब मनाही करना, ऐसी चीज़ें जिस पर बंदी की गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन पे बंदी की गई है, मनाही की गई है, उनके बारे में देखेंगे। देन नेक्स्ट है कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि कंट्रोल है और रेगुलेट की गई है, जिनके ऊपर रूल्स लगाए गए हैं, उन सब्सटेंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ मतलब अगर हमने इस एक्ट का कोई भी रूल तोड़ा तो उसके लिए हमें क्या सज़ा मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगा, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो जितने भी टॉपिक हमने अभी देखे सिलेबस में वो सारे हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। तो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग मतलब आपको पता है कि क्या होते हैं करके, पता होगा क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इनके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। नारकोटिक ड्रग मतलब कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं ये, जैसे कि गांजा हो गया, चरस हो गया, हीरोइन हो गया। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको नारकोटिक ड्रग बोला जाता है। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मतलब हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, उन पे एक्ट करने वाले ये सब्सटेंस होते हैं। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, स्पेशली इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है और रूल्स बनाए गए हैं। तो वही यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। और ये एक्ट 1985 में पास हुआ था, इसलिए इसको बोला गया है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है ये एक्ट, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द ऑपरेशन रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि गांजा हो गया, चरस हो गया, तो इसके रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन मतलब कोई भी काम, जैसे कि इंपोर्ट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर दूसरी जगह से लेके आना अपने इंडिया में या फिर अपने स्टेट में। तो इस तरीके से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं ये बहुत ही कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि चरस, गांजा जो होते हैं, आपको पता होगा इनके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें कोई पर्सन रेगुलरली ले रहा हो तो उसको एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन होने की वजह से वो पर्सन के सीएनएस पे, उस पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, और वो एडिक्ट हो जाता है। और इसकी वजह से
उसके हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सब्सटेंस है ये कंट्रोल में रखे जाते हैं, बहुत सारे रूल्स लागू किए गए हैं, वही हम देखेंगे। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इनके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं, काम जो होते हैं जितने भी, जैसे कि इंपोर्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल हो गई, तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड लाइसेंस सिस्टम फॉर होल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर पूरे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर इन सब्सटेंस को रेगुलेट करना है तो उनके पास भी लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है, पर उनके पास भी इस चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास भी अप्रूवल होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कौन है जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है इसको रेगुलेट करने के लिए। देन नेक्स्ट है इट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग इलिसिट ट्रैफिक। तो इलिसिट ट्रैफिक ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा। इलिसिट ट्रैफिक मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं गैर कानूनी काम। जो गैर कानूनी काम होते हैं उसी को हम बोलते हैं इलिसिट ट्रैफिक। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कोई चीज़ है जैसे गांजा है, एक जगह से दूसरी जगह इल्लीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इलिसिट ट्रैफिक। तो ये जो एक्ट है, ये नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये हमें एक प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है ताकि हम इलिसिट ट्रैफिक को प्रिवेंट कर सके, ये होने से रोक सके। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड पेनल्टीज इलिसिट ट्रैफिक ऑफ दिस ड्रग। तो ये जो ड्रग होते हैं नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इनका कोई गैर कानूनी तरीके से यूज़ कर रहा है तो उन पर पेनल्टीज़ क्या लगेंगी। पेनल्टीज़ मतलब उनके लिए हम बोल सकते हैं एक टाइप की पनिशमेंट होगी ये, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगेंगी ये भी ये एक्ट बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे इस एक्ट के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस। तो यहाँ पर हमें कुछ टर्म दी गई है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है नार्कोटिक ड्रग। हमने नार्कोटिक ड्रग यहाँ पर बहुत बार देख लिया, हेडिंग में भी है इस चैप्टर का, पर नार्कोटिक ड्रग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इट मीन्स कोका लीव्स, ओपियम, हेम्प, पॉपी स्ट्रॉ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ नाम दिए गए हैं, ये जो नार्कोटिक ड्रग है इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कोका लीव्स हो गया, कोका लीव्स भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है और साथ में इसकी वजह से एडिक्शन भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है ओपियम, देन नेक्स्ट है हेम्प, यही होता है चरस और गांजा। ये जो हम हेम्प बोल रहे हैं ना, यही है चरस और गांजा। देन नेक्स्ट है पॉपी स्ट्रॉ, ये ओपियम का ही पार्ट होता है पॉपी स्ट्रॉ। तो इस तरीके से ये जो है कुछ सब्सटेंस हमें यहाँ पर बताया गया है, इन्हीं को हम बोलते हैं नार्कोटिक ड्रग। देन नेक्स्ट है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस नेचुरल और सिंथेटिक और एनी सॉल्ट। तो कोई भी सब्सटेंस जो कि नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया है, या फिर एनी सॉल्ट मतलब कोई सॉल्ट है किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और बाद में क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस विच आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इन द शेड्यूल 2 NDPS एक्ट 1985। NDPS एक्ट मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। तो ये जो NDPS एक्ट 1985 के शेड्यूल में एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट दी गई है। तो उस लिस्ट में से किसी भी सब्सटेंस की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, या फिर कोई भी सब्सटेंस सिंथेटिक हो या फिर कोई भी सॉल्ट हो, पर वो सब्सटेंस अगर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट में इंक्लूड है तो उसको हम बोलेंगे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो ये है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है कोका लीफ। कोका लीफ मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा कोका लीव्स को हम नार्कोटिक ड्रग बोलते हैं, ये नार्कोटिक ड्रग है। तो कोका लीव्स एक्चुअली में होता क्या है वो देखेंगे। लीव्स ऑफ एनी प्लांट ऑफ जीनस इराइट्रोजाइलॉन कोका। तो ये लीव्स होते हैं, ये पत्ते होते हैं किसी प्लांट के ऑफ जीनस, जीनस मतलब जाति,
हम बोलते हैं वंशज, जाति, ऐसा होता है ना कुछ। तो ये जो जाति होते हैं इरेथ्रोज़ाइलम कोका, ये इसकी जाति है, वंशज है इसका। तो इस प्लांट से इस प्लांट के ये लीव्स होते हैं फ्रॉम विच कोकेन, इग्गोनिन एंड अदर इग्गोनिन अल्कलॉइड्स आर रिमूव। तो ये जो कोका लीफ होते हैं, ये लीव्स में कुछ केमिकल्स होते हैं। तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? कोकेन, इग्गोनिन और अदर इग्गोनिन अल्कलॉइड्स होते हैं। तो इस लीव्स में से ये जो कोकेन है, इग्गोनिन है और अदर इग्गोनिन अल्कलॉइड्स जो है वो रिमूव किए जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोका लीफ। और यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है, एनी मिक्सचर विथ और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल एक्सेप्ट एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग लेस दैन 0.1% ऑफ कोकेन। तो कोई भी मिक्सचर हो गया जो कि न्यूट्रल मटेरियल के साथ है या फिर विदाउट न्यूट्रल मटेरियल है, तो ऐसे सब्सटेंस को भी, ऐसे मिक्सचर को भी हम बोलेंगे कोका लीफ एक्सेप्ट एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग लेस दैन 0.1% ऑफ कोकेन। तो कोई ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर 0.1% से भी कम कोकेन प्रेजेंट है, तो ऐसे प्रिपरेशन को हम कोका लीफ नहीं बोलेंगे। ऐसे प्रिपरेशन को छोड़ के कोई भी मिक्सचर हो जहाँ पर जो कि न्यूट्रल मटेरियल के साथ हो या फिर ना हो, ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे कोका लीफ। तो ये कोका लीफ की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है ओपियम। ओपियम मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ओपियम के बारे में पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। ओपियम के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। ओपियम क्या होता है देख लेते हैं, ओपियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोआगुलेटेड जूस ऑफ opium poppy or any other species of papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted। तो ओपियम ये एक कोआगुलेटेड जूस होता है ओपियम पॉपी का, या फिर एनी अदर स्पीसीज ऑफ पापावेयर फ्रॉम विच ओपियम और एनी फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। या फिर ये जो पापावेयर स्पीसीज है एक, जहाँ से ओपियम या फिर दूसरे कोई भी फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इन पर क्या किया जाता है? इंसिजन किया जाता है। इंसिजन मतलब कट किया जाता है। ये जो ओपियम पॉपी जैसा फ्रूट होता है या फिर पापावेयर किसी भी स्पीसीज़ का कोई भी एक फ्रूट होता है, उनके ऊपर इंसिजन कट करने से वहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड कोआगुलेट हो जाता है। देन कोआगुलेट होने के बाद उसको निकाला जाता है, तो वो होता है कोआगुलेटेड जूस, उसी को हम बोलते हैं ओपियम। एंड इट में बी डिक्लेयर टू बी ओपियम पॉपी, और उसी को हम बोलते हैं ओपियम पॉपी। Any mixture of coagulated juice of opium with or without neutral material containing more than 0.2% of morphine। तो ये एक होगी हमारी definition। Then next क्या है? Any mixture of coagulated juice of opium। तो कोई भी mixture जहाँ पर coagulated juice है ओपियम का विथ और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, चाहे वो न्यूट्रल मटेरियल के साथ हो या फिर ना हो, कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ मॉर्फिन, जहाँ पर 0.2% ऑफ मॉर्फिन है, ऐसा कोई भी मिक्सचर है ओपियम का, ओपियम के कोआगुलेटेड जूस का, उसको हम बोलेंगे ओपियम। या फिर कोई भी कोआगुलेटेड जूस जो कि ओपियम पॉपी से हमें मिला हो या फिर पापावेयर की किसी भी स्पीसीज से हमें मिला हो, जहाँ से ओपियम या फिर कोई भी फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कोआगुलेटेड जूस को हम क्या बोलेंगे? ओपियम। तो ये हो गई ओपियम की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है हेम्प या फिर कैनबिस। हेम्प और जो कैनबिस हम बोलते हैं ये एक ही होता है, तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। हेम्प मतलब जैसे मैंने बताया था, इसी में चरस और गांजा आता है। तो देखते हैं सबसे पहले चरस मतलब क्या होता है। It is a resin in crude or purified form obtained from cannabis plant। तो ये एक रेजिन होता है क्रूड या फिर प्यूरिफाइड फॉर्म में। क्रूड मतलब इसका मीनिंग ही होता है प्योर, प्योर फॉर्म में हमें रेजिन मिलता है। रेजिन मतलब आपको पता होगा,
तो रेजिन के बारे में पता होगा आपको। रेजिन जो है वो प्लांट पे कट करने से एक लिक्विडी सब्सटेंस निकलता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिन। तो ये एक रेजिन होता है, ये जो चरस है ये एक रेजिन होता है जो कि प्लांट से एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है। वो क्रूड फॉर्म में होता है या फिर प्योरीफाइड, मतलब ये क्रूड मतलब ही प्योर होता है। क्रूड मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, क्रूड मतलब प्योर होता है। तो प्योरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस प्लांट। तो ये किस प्लांट से मिलता है? कैनबिस प्लांट से। कोई कैनबिस प्लांट है जिस पर हमने इंसिजन किया मतलब कट किया, तो वहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिन। एंड इट इंक्लूड कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ रेजिन नोन एज हाशिश ऑयल और लिक्विड हाशिश। और इसमें एक कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन इंक्लूड होता है रेजिन का, जिसको हम बोलते हैं हाशिश ऑयल या फिर लिक्विड हाशिश। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं चरस। ये एक रेजिन होता है। रेजिन मतलब आपको पता होगा, यूजुअली जैसे रेजिन आजकल बहुत फेमस हो गया है, उसके बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं रेजिन के। तो ये जो रेजिन होता है यही होता है चरस, जो कि कैनबिस प्लांट से हमें मिलता है। देन नेक्स्ट है गांजा। गांजा मतलब क्या होता है? गांजा मतलब वो वाला नहीं जो उड़ता है, वो वाला नहीं। ये गांजा अलग है, ये एक ड्रग है जो कि नारकोटिक ड्रग की लिस्ट में आता है। ये एक नारकोटिक ड्रग है, बहुत ही हार्मफुल है। इस पर बहुत सारे कंट्रोल रूल्स लगाए गए हैं। तो ये गांजा क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ कैनबिस प्लांट। तो ये एक फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप होते हैं, मतलब जैसे फ्लावर हम बोल सकते हैं या फिर फ्रूट के जो टॉप होते हैं उसको गांजा बोलते हैं। वो कट करते हैं, वो प्लांट से कट करके उसको फिर पाउडर फॉर्म में या फिर जो भी फॉर्म में वो बनाते हैं, उसी होता है गांजा। तो कैनबिस प्लांट के जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होते हैं, हमने रेजिन देखा कैनबिस प्लांट का जो कि चरस होता है, और जो कैनबिस प्लांट के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप होते हैं वो गांजा होता है। और एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल कंटेनिंग गांजा, चरस और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम। तो कोई भी मिक्सचर हो, चाहे वो न्यूट्रल मटेरियल के साथ हो या फिर ना हो, जो जिसमें गांजा हो या फिर चरस हो या फिर कोई भी ड्रिंक हो उसमें जो कि गांजा या फिर चरस से बनाई गई हो, ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे गांजा। तो ये होता है गांजा और चरस जो कि कैनबिस प्लांट से हमें मिलता है। देन नेक्स्ट है कोका डेरिवेटिव या फिर क्रूड कोकेन। तो कोका डेरिवेटिव और क्रूड कोकेन मतलब होता क्या है? क्रूड मतलब अभी मैंने बताया, क्रूड मतलब प्योर फॉर्म में जो कोकेन होता है उसको हम बोलते हैं क्रूड कोकेन। तो कोका डेरिवेटिव या फिर क्रूड कोकेन को हम क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीव्स विच कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोका। तो कोका लीव्स से जैसे इग्गोनीन, कोकेन एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, उसी तरीके से यहाँ पे कोका लीव्स से कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोका को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे, ऐसे एक्सट्रैक्ट को हम बोलेंगे कोका डेरिवेटिव या फिर क्रूड कोकेन। तो ये कोका डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी मतलब क्या होता है? It includes the plant of Papaver somniferum and other species of Papaver from which opium and any phenanthrene alkaloids can be extracted। तो ये एक प्लांट होता है किसका? पापावेर सोमनीफेरम का। ये पापावेर सोमनीफेरम का ये एक प्लांट होता है, या फिर अदर स्पीसीज ऑफ पापावेर, या फिर पापावेर की किसी अदर स्पीसीज का भी हो सकता है, जहाँ से ओपियम या फिर कोई भी फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो निकाले जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ओपियम पॉपी। हमने ओपियम जो देखा था, जो ओपियम होता है वो ओपियम पॉपी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओपियम पॉपी से ही लिया जाता है। तो ये ओपियम पॉपी, ये एक हम फ्रूट बोल सकते हैं, ये फ्रूट होता है पापावेर सोमनीफेरम, ये उसका प्लांट है, प्लांट का नाम है, या फिर पापावेर की किसी भी स्पीसीज को हम ओपियम पॉपी बोल सकते हैं। वहाँ से ओपियम या फिर कोई भी फिनेंथ्रिन अल्कलॉइड जो है वो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो गई ओपियम पॉपी की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट है पॉपी स्ट्रॉ। पॉपी स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? पॉपी स्ट्रॉ किसको बोलेंगे हम? इट इंक्लूड ऑल पार्ट ऑफ ओपियम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग
वेदर इन ओरिजिनल फॉर्म और कट, क्रश्ड और पाउडर्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पॉपी स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, ये सारे पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। पॉपी स्ट्रॉ मतलब सारे पार्ट, किसके सारे पार्ट, ओपियम पॉपी के सारे पार्ट। ओपियम पॉपी मतलब हमने यहीं पे अभी डेफिनेशन देखी, ओपियम पॉपी मतलब ये प्लांट होता है पापावर सोमनिफेरम का, मतलब पापावर सोमनिफेरम का एक पार्ट होता है, ये जो प्लांट है इसका एक पार्ट होता है। तो ओपियम पॉपी के जितने भी पार्ट है वो सारे पॉपी स्ट्रा में इंक्लूड होते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के बाद जैसे हम हार्वेस्ट करते हैं किसको, चावल हो गए या फिर बाजरा हो गया, या फिर जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं ना हम, उसी तरीके से पॉपी स्ट्रॉ को भी हार्वेस्ट किया जाता है। तो हार्वेस्ट करने के बाद उसके जो सारे पार्ट होते हैं, चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो, कट किए गए हो या फिर क्रश किए गए हो उनका, या फिर पाउडर किए गए हो, तो कोई भी पार्ट हो उसको हम बोलेंगे पॉपी स्ट्रॉ। तो इस तरीके से ये पॉपी स्ट्रॉ की डेफिनेशन होती है। देन नेक्स्ट है इलिसिट ट्रैफिक। इलिसिट ट्रैफिक मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। इलिसिट ट्रैफिक मतलब मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था इलिसिट ट्रैफिक मतलब क्या होता है। इलिसिट ट्रैफिक मतलब गैर कानूनी काम। तो गैर कानूनी काम में क्या क्या आता है, इलिसिट ट्रैफिक में क्या क्या आता है वो देखेंगे। कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट। तो कोका प्लांट का कल्टीवेशन, कोका प्लांट की खेती करना, ये एक गैर कानूनी काम है। कोका प्लांट जो है वो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट में आता है। कोका प्लांट जो है वो एडिक्ट कर सकता है पर्सन्स को, अगर किसी ने लिया तो उनको एडिक्शन हो सकता है, इनका लोगों के हेल्थ के ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए कोका लीव्स का कल्टीवेशन करना ये भी एक गैर कानूनी काम होता है। देन नेक्स्ट है गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। तो कोका प्लांट का कोई भी पोर्शन अगर हम जमा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, तो ये भी एक गैर कानूनी काम होता है। किसी भी पोर्शन को हम गैदर नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट। तो ओपियम पॉपी को अपने घर में कल्टीवेट करना या फिर अपने खेती में कल्टीवेट करना, खेती करना ओपियम पॉपी की, ये एक गैर कानूनी काम होता है। साथ में किसी भी कैनबिस प्लांट को कल्टीवेट करना या फिर गैदर करना, ये भी एक गैर कानूनी काम होता है। हम किसी भी ओपियम पॉपी को या फिर कैनबिस प्लांट को या फिर कोका प्लांट को कल्टीवेट नहीं कर सकते, उनकी खेती नहीं कर सकते और इनको गैदर भी नहीं कर सकते, मतलब जमा नहीं कर सकते। और क्या है, engaging in the manufacturing, possession, sale, purchase, transport, interstate import, interstate export of narcotic drug and psychotropic substance। तो किसी भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होना, मतलब ये जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर पॉजेशन करना मतलब लेना, या फिर सेल करना मतलब बेचना, दूसरों को बेचना, सेल करना, परचेस करना, दूसरों से लेना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इंटर स्टेट इम्पोर्ट मतलब किसी और स्टेट से हमारे स्टेट में इंपोर्ट करना, या फिर इंटर स्टेट एक्सपोर्ट मतलब हमारे स्टेट से किसी और स्टेट में ड्रग को बेचना। तो ये गैर कानूनी काम है। ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते, पॉजेशन भी नहीं कर सकते, ना सेल कर सकते हैं, ना परचेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते किसी स्टेट में दूसरे स्टेट में, या फिर दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में भी नहीं ला सकते। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी काम होता है। देन नेक्स्ट है डीलिंग इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो किसी भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की डील करना, किसी को बेचना, उससे रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व होना, ये भी एक गैर कानूनी काम है। देन नेक्स्ट है हैंडलिंग और लेटिंग एनी प्रीमाइसेस रिलेटेड टू NDPS। मतलब नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी प्रीमाइसेस है, कोई भी परिसर है, उसको हैंडल करना, उसको संभालना, वहाँ पर आना जाना रखना, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो,
अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो वो भी एक गैर कानूनी काम है। देन नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू NDPS। तो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी काम हो, उस काम को सपोर्ट करना, उस काम को सपोर्ट, उसमें साथ देना, किसी और का साथ देना, ये भी एक गैर कानूनी काम होता है। आप खुद नहीं कर रहे हो पर आप किसी और को साथ दे रहे हो, तो ये भी एक गैर कानूनी काम होता है। तो ये सारे जो हमने काम देखे, ये सब इलिसिट ट्रैफिक होता है, ये गैर कानूनी काम होते हैं। तो इस तरीके से ये इलिसिट ट्रैफिक की डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट है ऑथोरिटीज़ एंड ऑफिसर्स। तो ऑथोरिटीज़ और ऑफिसर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। Preventing abuse of narcotic drug and psychotropic substance and illicit traffic. Preventing abuse of narcotic drug and psychotropic substance and illicit traffic. तो abuse of narcotic drug and psychotropic substance क्या होता है? abuse मतलब illegal यूज़ करना या फिर प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करना। ये जो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनका इम्प्रॉपर यूज़ करना, इनको प्रॉपरली यूज़ ना करना, इसको हम बोलते हैं एब्यूज़। और इलिसिट ट्रैफिक तो हमने अभी देख लिया। इलिसिट ट्रैफिक और एब्यूज़ को रोकना, प्रिवेंट करना, उसमें क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑथोरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में जितनी भी ऑथोरिटीज़ आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स आते हैं, वो कोऑर्डिनेट एक्शन उनका होना चाहिए। मतलब एक साथ सब लोगों ने इसमें एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अलग कर रहा है काम, कोई अलग कर रहा है। ये अगर काम करना है तो ये सब ने साथ मिलके एक कोऑर्डिनेट बना के कोऑर्डिनेट एक्शन लेके काम करना पड़ेगा, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट है फुलफिल ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर में उनके जो बंधन है, उनके जितने भी बंधन हैं, उनको फुलफिल करना, पूरा करना, ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है coordinate with authorities in foreign countries and international organization for preventing illicit traffic। तो illicit traffic रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही illicit traffic होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में, ऐसा नहीं। ये इंटरनेशनल भी होता है, एक देश से दूसरे देश में या फिर दूसरे देश से हमारे देश में, ये ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और एक ब्रिटिश के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि ये इलिसिट ट्रैफिक प्रिवेंट की जा सके, इसको रोका जा सके। तो ये एक होता है। तो इस तरीके से ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का एब्यूज़ है और इलिसिट ट्रैफिक जो है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन ऑफ एडिक्ट्स। एडिक्ट्स मतलब ऐसा पर्सन जिसको एडिक्शन हुआ है, जिसको लत लग गई है उस चीज़ की। ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इनकी लत लग गई है। ऐसे एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ऐसे पर्सन्स जो है वो यूजुअली लेते रहते हैं ये जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये जो सब्सटेंस है, ये नार्कोटिक ड्रग्स लेते रहते हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना, इनका ट्रीटमेंट करना और इनको एजुकेशन देना कि ये क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, क्या होता है इसकी वजह से, ऐसा एजुकेशन उनको देना। तो ये कुछ टीचर्स है जिनके थ्रू हम नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का जो एब्यूज़ है और इलिसिट ट्रैफिक जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देन नेक्स्ट है ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करता है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट नार्कोटिक कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नार्कोटिक कमिश्नर और दूसरे ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, जो कि ये नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का एक्ट है, इसको रेगुलेट कर सके। नार्कोटिक कमिश्नर विद अदर ऑफिसर परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। ये जो नार्कोटिक कमिश्नर होता है, ये दूसरे अपने ऑफिसर्स के साथ आगे दिए हुए फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मतलब इनके फंक्शंस देखेंगे, ये जो नार्कोटिक कमिश्नर होता है और उनके ऑफिसर्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या है वो देखेंगे।
सुपरविजन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। अगर कहीं पे भी ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन हुई है तो उसको सुपरवाइज करना, मतलब देखना कि सब कुछ ठीक से है कि नहीं, कोई इलीगल तरीके से वहाँ से ओपियम पॉपी ले तो नहीं जा रहा, प्रॉपर अमाउंट में है कि नहीं, मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है ओपियम पॉपी का, ये सब देखना। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, मतलब ओपियम का प्रोडक्शन करना, ओपियम को लगाना, ये एक उनका काम होता है। देन नेक्स्ट है अदर फंक्शन इंटरेस्टेड टू हिम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई दूसरे फंक्शंस अगर उनको दिए गए हैं, नारकोटिक कमिश्नर को या फिर उनके ऑफिसर्स को कोई दूसरे फंक्शंस दिए गए हैं, उन फंक्शंस को पूरा करना, ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से ये नारकोटिक कमिश्नर और उनके ऑफिसर्स के काम होते हैं, इस तरीके से उनके फंक्शंस होते हैं। देन नेक्स्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये एक कमिटी होती है जो कि एनडीपीएस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट एन एडवाइजरी कमिटी नोन एज द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक और कमिटी अपॉइंट करती है, ये एक एडवाइजरी कमिटी होती है, मतलब एडवाइस देने वाली कमिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमिटी। The committee consists of chairman and other such members not exceeding 20 appointed by the central government। तो ये जो कमेटी होती है यहाँ पर एक चेयरमैन होता है और साथ में अदर मेंबर्स भी होते हैं। 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं होते, 20 से कम ही होती है। एक चेयरमैन मिला के जो बाकी के 19 जो मेंबर्स होते हैं, टोटल ऐसे 20 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, जो कि कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। देन नेक्स्ट है फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग द कमिटी में कंस्टिट्यूट वन और मोर सब कमिटीज़। तो काम सही से करने के लिए, मतलब जो फंक्शन इन्हें दिए गए हैं वो फंक्शन सही तरीके से होने के लिए ये कमिटी कुछ सब कमिटीज़ बनाती है और एक या फिर दो से ज़्यादा सब कमिटीज़ बनाती है, ताकि इनके जो फंक्शंस है वो अच्छे से हो सके, इनके काम जो है वो अच्छे से हो सके। द कमिटी एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनके ऊपर उनके रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कमिटी एडवाइस देती है। तो इस तरीके से ये एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी का काम होता है। देन नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर हमें कुछ सब्सटेंस बताए गए हैं जिन पर मनाही की गई है, प्रोहिबिटेड है, कंट्रोल्ड सब्सटेंस है और उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगाए गए हैं। वो सब हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन ऑपरेशंस एज पर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के तहत कुछ ऑपरेशंस है, कुछ काम है जो कि प्रोहिबिटेड किए गए हैं, जो कि मनाही की गई है, जो काम करने से मनाही की है, उन काम पर बंदी की गई है, ऐसे काम देखेंगे। तो क्या है यहाँ पर, नो पर्सन शॉल, कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, कल्टिवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका। तो कोई भी पर्सन कोका प्लांट को कल्टिवेट नहीं कर सकता और कोका का कोई भी पोर्शन गैदर नहीं कर सकता, मतलब कल्टीवेट नहीं करता, मतलब खेती नहीं कर सकता। ये जो कोका प्लांट है इसकी खेती भी नहीं कर सकता, कोई भी पार्ट गैदर नहीं कर सकता, जमा नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट है कल्टिवेट द ओपियम पॉपी और कैनबिस प्लांट। तो कोई भी ओपियम पॉपी हो उसको कल्टिवेट नहीं कर सकता, खेती नहीं कर सकता, या फिर कैनबिस प्लांट की भी खेती नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर, सेल, पॉजेस, इंटरस्टेट इम्पोर्ट, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एनी एनडीपीएस। तो कोई भी नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, साथ में सेल भी नहीं कर सकता, पॉजेस भी नहीं कर सकता, मतलब पॉजेशन मतलब लेना,
वो ले भी नहीं सकता। इंटर स्टेट इम्पोर्ट मतलब स्टेट में लाना, इम्पोर्ट करना, ये भी नहीं कर सकता कोई भी पर्सन। इंटर स्टेट एक्सपोर्ट हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना, ये भी नहीं कर सकते। और इम्पोर्ट इनटू इंडिया, तो किसी और कंट्री से इंडिया में वो सब्सटेंस लाना, ये भी हम नहीं कर सकते, ये मनाही की गई है। और एक्सपोर्ट करना इंडिया से मतलब हमारे इंडिया से दूसरे कंट्री में जो नार्कोटिक सब्सटेंस और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है ये बेचना, तो ये ऐसे काम कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। इन पे मनाही की गई है सेक्शन 8 के तहत। तो इस तरीके से ये कुछ सब्सटेंस है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि मनाही की गई है, इन पर बंदी की गई है। देन नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होती है कि वो कुछ परमिशंस दे सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ रेगुलेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पावर्स होते हैं वो हम देखेंगे। कल्टीवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके पास पावर होती है कि ये कोका प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं और गैदर भी कर सकते हैं, मतलब कोका प्लांट की खेती कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के अंडर में वो कोका प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं, साथ में गैदर भी कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, मतलब ओपियम को भी वो कल्टीवेट कर सकते हैं, ओपियम की भी खेती कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड प्रोडक्शन ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। तो पॉपी स्ट्रॉ का प्रोडक्शन करना या फिर ओपियम को मैन्युफैक्चर करना या फिर उसको प्रोड्यूस करना, कल्टीवेट करना, ये भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट है सेल ऑफ ओपियम डेरिवेटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और सेल टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ओपियम डेरिवेटिव होता है, उसको सेल करना, उसको बेचना कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज होती है। अब आप देखिए ये कितने कंट्रोल में रखे जाते हैं ये नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इनकी कल्टीवेशन कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं कर सकता, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। साथ में इनके गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज भी होती है इन ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फैक्ट्री में ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ड्रग इतने कंट्रोल में रखे जाते हैं, ये बनाते ही क्यों है, इतने ही हार्मफुल है, इतने ही एडिक्टेड है। तो कंडीशन ऐसे होते हैं जिनको ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसीलिए इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कल्टीवेट कर सकती है और उन्हीं की फैक्ट्री में ये बेचा जाता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपियम डेरिवेटिव जो है वो सेल किया जाता है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री से, फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और सेल टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब हमारे इंडिया से कहीं और अगर एक्सपोर्ट करना हो ओपियम डेरिवेटिव या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट को ओपियम डेरिवेटिव सेल करना हो तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री से ओपियम डेरिवेटिव सेल किया जाता है। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो जितने भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, उनको सेल कर सकता है, बेच सकता है, उनको ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, मतलब दूसरी जगह से एक जगह लाना, अपने देश में या फिर अपने स्टेट में लाना, एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब अपने देश से दूसरे देश में ले जाना, एक्सपोर्ट करना, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो कोई भी नार्कोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है उनको इंडिया में लाना या फिर इंडिया से एक्सपोर्ट करना, ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। तो इस तरीके से ये पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ सर्टन ऑपरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ काम होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करता है, कुछ कंट्रोल सब्सटेंस होते हैं, कोई उनके हाथ में कुछ कंट्रोल सर्टन ऑपरेशंस होते हैं, वो देखेंगे हम यहाँ पर।
सबसे पहला है द लिमिट विद इन विच लाइसेंस में बी गिवन फॉर कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। अब हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले कि ये जो ओपियम है, ये कोका प्लांट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कर सकता है, कल्टीवेट कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जाके वहाँ पर खेती करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एक पर्सन चूज़ करते हैं, उनको फिर लाइसेंस देते हैं। एक ऐसा पर्सन जिस पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसे पर्सन को लाइसेंस देते हैं वो। उस लाइसेंस की भी लिमिट होती है, वो लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन को ओपियम पॉपी कल्टीवेट करने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, तो वो लाइसेंस कितने समय के लिए उसको दिया जाएगा, उसकी लिमिट क्या होगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देन नेक्स्ट है ऑल द ओपियम कल्टिवेटेड फ्रॉम ओपियम पॉपी शॉल बी डिलीवर बाय द कल्टिवेटर टू द ऑफिसर ऑथोरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितना भी ओपियम पॉपी से कल्टिवेट किया गया है, ओपियम पॉपी मतलब जो फ्रूट है जहाँ से ओपियम मिलता है, हमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जितना भी ओपियम पॉपी से मिला है, वो सारा कल्टीवेटर ने, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास लाइसेंस है, जिसने कल्टीवेट किया है ओपियम पॉपी को, तो उसने सारा जो ओपियम है वो डिलीवर करना चाहिए, देना चाहिए। किसको देना चाहिए? टू ऑफिसर ऑथोरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर ऑथोरिटीज़ है, जैसे नारकोटिक कमिश्नर हो गए और उनके ऑफिसर्स हो गए, उनको देना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है? फिक्स द प्राइस टू बी पेड टू द कल्टीवेटर फॉर ओपियम डिलीवर। तो कल्टीवेटर ने जितना ओपियम डिलीवर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितनी प्राइस देनी है, उसको कितने पैसे देने हैं ओपियम के, वो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देन नेक्स्ट है बाय रूल प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस। तो रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म प्रिस्क्राइब करना, मतलब अगर किसी को लाइसेंस चाहिए है ओपियम पॉपी कल्टीवेट करने का, तो ओपियम पॉपी कल्टीवेट करने के लिए उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म बताना और कंडीशन बताना लाइसेंस की, कि कंडीशंस क्या होंगी करके। ओपियम शॉल बी वेटेड एग्जामाइन अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी बाय द ऑफिसर ऑथोरिटीज़। तो जो ऑफिसर ऑथोरिटीज़ होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर ऑथोरिटीज़ होते हैं, वो ओपियम को वेट कर सकते हैं, उसका एग्जामाइन कर सकते हैं, मतलब वो प्योर है कि नहीं है, या फिर कंटामिनेटेड तो नहीं है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। देन नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब द पोर्ट एंड अदर प्लेसेस एट विच नार्कोटिक ड्रग में बी इम्पोर्टेड। तो पोर्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। पोर्ट मतलब जो बंदर होता है उसको, बंदर मतलब वो वाला नहीं जो पेड़ पे लटकता है, बंदर मतलब जो जहाज का स्टेशन होता है, जैसे बस स्टॉप होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वैसे जहाज जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर भी एक स्टेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। तो पोर्ट से यूजुअली ये जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। ये भी इलिसिट ट्रैफिक हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास लाइसेंस है और वो कोई इलीगल काम नहीं करते हैं, वो किसी मेडिसिनल यूज़ की वजह से या फिर दूसरे देशों की मांग की वजह से उनको ज़रूरत है उस ड्रग की, तो इसीलिए ये इंपोर्ट किया जाता है। तो कहाँ से इंपोर्ट होगा, कौन से पोर्ट से इंपोर्ट होगा, कौन से प्लेस से इंपोर्ट होगा, ये प्लेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। जहाँ से भी नार्कोटिक ड्रग इंपोर्ट किया जाएगा, वो प्लेस या फिर वो पोर्ट प्रिस्क्राइब करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। देन नेक्स्ट है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ब्रैकेट में यहाँ पर हमें दिए गए हैं पॉपी स्ट्रॉ। तो जैसे पॉपी स्ट्रॉ जैसा कोई सब्सटेंस है, किसी भी नार्कोटिक ड्रग या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, पोजीशन करना, परचेस करना, इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना, हमने ये सारे टर्म आगे पढ़े, मैंने आपको समझा के भी दिया। मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशन मतलब क्या होता है, सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल करना, परचेस करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, पोजीशन करना, जैसे कि पॉपी स्ट्रॉ हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, उनके पास पावर होती है।
देन नेक्स्ट है इंटरस्टेट इंपोर्ट, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट, सेल, परचेस ऑफ ओपीएम। तो इंपोर्ट करना, इंटरस्टेट इंपोर्ट मतलब हमारे स्टेट में लाना, मतलब अदर स्टेट से हमारे स्टेट में इंपोर्ट करना। इंटरस्टेट एक्सपोर्ट मतलब हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करना, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टेट एक्सपोर्ट। सेल करना या फिर परचेस करना, किसको? ओपीएम को। तो ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है ये काम करने की। देन नेक्स्ट है ऑपरेशन रिलेटेड टू कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग गांजा। तो कैनबिस प्लांट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो परफॉर्म करना एक्सक्लूडिंग गांजा, मतलब गांजा को छोड़ के कैनबिस प्लांट से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ द मेडिसिनल ओपीएम। तो जो मेडिसिनल ओपीएम है, ओपीएम भी एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, वो डिसीज़ कंडीशन में यूज़ किया जाता है डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब आप बोलोगे कि ये डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये तो पर्सन को दिया जाता है, तो तब उसको एडिक्शन नहीं होगा क्या? ऐसा आपके दिमाग में आया होगा, पर ये जो है ये ड्रग लिमिटेड दिया जाता है। एक लिमिट होती है ड्रग देने की और ड्रग लेने की। उस लिमिट तक अगर हमने किसी भी पेशेंट को दिया तो उनको उसका एडिक्शन नहीं होता, उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी पे अच्छा होता है, वो डिसीज़ को ट्रीट करता है। पर हमने लिमिट के ऊपर ले लिया, लिमिट के बाहर अगर वो ड्रग ले लिया, तब वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। मेडिसिनल ओपीएम बनाना हो, मेडिसिनल ओपीएम की मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो उनके पास ये पावर होती है कि वो मेडिसिनल ओपीएम की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। देन नेक्स्ट है ऑपरेशंस रिलेटेड विथ प्रिपेयर्ड ओपीएम एंड कोका लीफ। तो कोका लीफ या फिर ओपीएम जो कि प्रिपेयर्ड है, उससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस हो, कोई भी काम हो, वो सब स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। देन नेक्स्ट है पोजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड ओपीएम। तो जो प्रिपेयर्ड ओपीएम होता है उसको पॉजेस करना, लेना, उसकी पावर भी पास होती है। देन नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ सर्टन ऑपरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ काम होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। द टाइम लिमिट विद इन विच कल्टिवेटर मे बी गिवन फॉर कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट। तो जो भी कल्टीवेटर होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं कोई भी पॉपी स्टॉक को, ओपीएम को, कैनबिस प्लांट को, पर वो ऑफिसर्स खुद नहीं करते कल्टीवेट, खुद खेती नहीं करते। एक पर्सन होता है जिनको वो लाइसेंस देते हैं, फिर वो पर्सन कल्टीवेट करता है। तो वो कल्टीवेटर को टाइम कितना देना है कैनबिस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, वो टाइम भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यही यहाँ पर बोला गया है द प्राइस टू बी पेड टू द कल्टीवेटर। तो जितना कैनबिस प्लांट कल्टीवेटर ने दिया है तो उसको कितनी प्राइस देनी है, कितनी प्राइस उसको पेड करनी है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। देन नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। तो अगर किसी को लाइसेंस चाहिए है कैनबिस प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, कैनबिस प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कौन सा फॉर्म लगेगा लाइसेंस के लिए और उस लाइसेंस की कंडीशन क्या होगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बताती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कुछ रूल्स देखे, कुछ चीज़ें देखी जो कि प्रोहिबिटेड है, कंट्रोल की गई है, और पावर देखे कौन कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। ये इतने कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं जो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड सब्सटेंस होते हैं। इनके जो ड्रग्स बनाए जाते हैं वो अगर किसी फार्मेसी में हो या फिर कहीं भी एजेंसी है वहाँ पर हो तो ये लॉक एंड की में रखे जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड ड्रग है और इनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इनके डॉक्यूमेंट सारा, परचेस का, सेल का, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब रिकॉर्ड करके रखा जाता है और वो चेक करते हैं। ये जो अथॉरिटीज़ होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये हर महीने में वो जो डाटा है ये हर 3 महीने में वो डाटा चेक करती रहती है। साथ में इसके रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे चेक किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सारे काम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है।
तो इस तरीके से ये नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं। देन नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, मतलब अगर इस एक्ट का कोई भी रूल किसी ने ब्रेक किया, किसी ने तोड़ा, तो उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ। तो पॉपी स्ट्रॉ के रिलेटेड कोई भी अगर किसी ने कॉन्ट्रावेक्शन किया, कोई भी रूल तोड़ा हो, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी वो हम देखेंगे। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होगी, नॉट लेस दैन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल की जेल, मतलब 10 साल से कम नहीं, विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, जो कि 20 साल तक भी हो सकती है। मतलब आप देखिए यहाँ पर अगर पॉपी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी अगर रूल ब्रेक किया तो 10 साल की, डायरेक्ट 10 साल की उसको जेल हो सकती है। मतलब आप सोचिए कि ये कितने ज़्यादा कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, और इनको अगर ये जो एक्ट है इसके रूल्स तोड़ा तो उसके लिए हमें कितने साल की इम्प्रिजन हो सकती है, 10 साल की, 10 साल से कम नहीं, पर वो 20 साल तक बढ़ सकती है। तो इतने साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन कितने, नॉट लेस दैन 1 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़। और यहाँ पर फाइन भी हमें भरना पड़ेगा कितना, 1 लाख से कम नहीं और 2 लाख तक वो एक्सटेंड हो सकता है। मतलब 1 लाख से 2 लाख के बीच में वो कितना भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड होगा। तो इस तरीके से जेल भी होगी और फाइन भी लगेगा। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू कोका प्लांट। तो कोका प्लांट के रिलेटेड जितने भी रूल्स है, जितने भी रेगुलेशंस हमने देखे, अगर वो ब्रेक किए तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल कितने सालों की होगी वो देखेंगे, नॉट लेस दैन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। मतलब सेम जो पॉपी स्ट्रा का था वो कोका प्लांट का भी होगा, मतलब 10 साल से कम नहीं, जो कि 20 साल तक बढ़ सकती है, और फाइन नॉट लेस दैन 1 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख से कम नहीं, जो कि 2 लाख तक बढ़ सकता है, 2 लाख तक हो सकता है फाइन। तो इस तरीके से ये पनिशमेंट्स होती है। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपियम। तो जो प्रिपेयर्ड ओपियम है, जो मेडिसिनल ओपियम है, उसके रिलेटेड अगर कोई भी रूल किसी ने ब्रेक किया तो उसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस दैन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। मतलब सेम जो कोका लीफ के लिए और जो पॉपी स्ट्रॉ के लिए थी वो भी यहाँ पर सेम होगी, जो कि होगी 10 साल से कम नहीं, जो कि 20 साल तक बढ़ सकती है। और फाइन कितना, नॉट लेस दैन 1 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीज़, मतलब 1 लाख से कम नहीं, पर वो 2 लाख तक हो सकता है फाइन। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू ओपियम पॉपी। तो ओपियम पॉपी के रिलेटेड अगर कोई भी रूल ब्रेक किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस दैन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स। तो 10 साल से कम नहीं, या फिर वो 20 साल तक एक्सटेंडेड हो सकती है, 20 साल तक हमें जेल हो सकती है। और फाइन कितना रहेगा, नॉट लेस दैन 1 लाख विच में एक्सटेंडेड टू 20 लाख, मतलब 1 लाख से कम नहीं, जो कि 2 लाख तक जा सकता है। यहाँ पर मैंने 20 लाख लिख दिया, ये 20 लाख नहीं 2 लाख है, 2 लाख ये हो सकता है। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर इलीगल डिस्पोजल ऑफ ओपियम। अगर किसी ने इलीगली डिस्पोज किया है, ओपियम को वेस्ट किया, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल कितने सालों की होगी, नॉट लेस दैन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, मतलब 10 साल से कम नहीं, जो कि 20 साल तक बढ़ भी सकती है। और फाइन कितना है, नॉट लेस दैन 1 लाख विच में एक्सटेंडेड टू 2 लाख, तो 1 लाख से कम नहीं, और जो 2 लाख तक बढ़ सकता है। यहाँ पर भी ये 20 नहीं है, ये 2 लाख है। देन नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो है उनके रिलेटेड कोई भी रूल अगर ब्रेक किया तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी वो देखेंगे। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल कितने सालों की होगी, नॉट लेस दैन 10 ईयर्स विच में एक्सटेंडेड टू 20 ईयर्स, मतलब 10 साल से कम नहीं,
जो कि 20 साल तक बढ़ सकती है, और फाइन नॉट लेस दैन 1 लाख विच में एक्सटेंडेड टू 2 लाख, मतलब 1 लाख से कम नहीं, जो कि 2 लाख तक बढ़ सकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी हमने पनिशमेंट देखे वो सारे सेम हैं, मतलब इम्प्रिजनमेंट 10 साल या फिर 20 साल तक वो बढ़ सकती है, और फाइन जो है वो 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से ये पनिशमेंट होती है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ होती है। तो इस तरीके से ये नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इतने ज़्यादा कंट्रोल सब्सटेंस है, अगर हमने कोई भी रूल ब्रेक किए तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ में हमें फ़ाइन भी भरना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो सब्सटेंस है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखे जाते हैं ताकि इनका मिसयूज़ कोई कर ना सके। इनका मिसयूज़ जो इम्प्रॉपर यूज़ है, जो एब्यूज़ है या फिर इलिसिट ट्रैफिक जो है, यही रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।